किसान भाइयों और बहनों नमस्कार। स्वागत है आपका कृषि समाचारों के आज के इस अंक में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। फसलों की उत्पादकता के आकलन के लिए अब 2 नए ऐप का किया जाएगा इस्तेमाल। 5000 से ज्यादा आबादी का एक गांव बनेगा सोलर मॉडल विलेज। गन्ने की सहफसली खेती से घटा सकते हैं गन्ना उत्पादन की लागत। और मेरठ कृषि विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय कृषि मेला शुरू। अब समाचार विस्तार से। फसलों की उत्पादकता के आकलन के लिए कराए जाने वाले क्रॉप कटिंग प्रयोगों को केंद्र सरकार द्वारा विकसित ऐप के माध्यम से प्रदेश में भी कराया जाएगा। केंद्र की ओर से इसके लिए CCE यानी क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट एग्रीकल्चर व GCES यानी जनरल क्रॉप एस्टिमेशन सर्वे ऐप विकसित किया गया है। इसके लिए मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने सभी मंडलायुक्त व जिला अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा है कि फसल कटाई प्रयोगों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए पहले से चल रही सांख्यिकी विधि के साथ ही तकनीकी का प्रयोग किया जाए। उन्होंने कहा है कि क्रॉप कटिंग प्रयोगों के निरीक्षण के लिए जिला स्तर पर कार्यरत कृषि विभाग के सभी अधिकारी, TAC व राजस्व विभाग के अधिकारियों को नामित किया जाए। मुख्य सचिव ने कहा है कि ऐप पर सभी राजस्व कर्मियों का रजिस्ट्रेशन करा लिया जाए। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में 5000 से ज्यादा आबादी वाले एक गांव को सोलर मॉडल विलेज बनाया जाएगा। इसके लिए भारत सरकार से 1 करोड़ रुपए का बजट मिलेगा। गांव के चयन की कवायद तेज हो गई है। चयनित गांव पूरी तरह और ऊर्जीकृत होंगे। पंचायत राज विभाग ने 5000 से ज्यादा आबादी के 85 गाँव की सूची UP नेडा के अधिकारी को दी है। इनमें से DM की अध्यक्षता में किसी एक गाँव का चयन कर प्रत्येक घर की छत पर सोलर पैनल लगेंगे। भारत सरकार से जो 1 करोड़ रुपए मिलेगा उससे गांव के सार्वजनिक भवनों तथा गांव की स्ट्रीट लाइटों के लिए सोलर पैनल लगाने का काम होगा। चयनित गांव में हरित एवं स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना, ग्रामीण समुदाय को उनकी विद्युत आवश्यकता का पूरा करने के लिए आत्मनिर्भर बनाना, सभी घरों में सोलर होम सिस्टम और आधारित जल प्रणाली, कृषि के लिए और पंप की व्यवस्था करना है। गन्ने की बुआई को लेकर उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद के वैज्ञानिकों ने किसानों को कुछ सावधानियां बरतने का सुझाव दिया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि बुआई के वक्त अगर कुछ बातों का ध्यान रखा जाए तो गन्ने में रोग नहीं लगेंगे और कम लागत में अच्छा उत्पादन भी मिलेगा। वहीं किसान गन्ने के साथ सहफसली खेती भी कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद के वैज्ञानिक अधिकारी श्री प्रकाश यादव ने बताया कि शरतकालीन गन्ने की बुआई के लिए यह समय बेहद ही माकूल है। किसानों को गहरी जुताई कर खेत को तैयार कर लेना है। उसके बाद कूट बनाकर उनमें प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 10 टन गोबर की सड़ी हुई खाद डाल देनी है। इसके बाद सिंगल बर्ड से गन्ने की बुआई की जा सकती है। सिंगल बर्ड विधि से बुआई करने से गन्ने का बीज 10 से 12 क्विंटल लगेगा, जबकि 2 आंख के गन्ने की बुआई करने से 65 से 70 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बीज की खपत होगी। डॉक्टर श्री प्रकाश यादव ने बताया कि 1 हेक्टेयर में 25,000 गन्ने के पौधे लगाने हैं। इस दौरान सावधानी ये रखनी है कि लाइन से लाइन की दूरी करीब 4 फीट से कम ना हो और 20 सेंटीमीटर तक की गहराई पर बुआई की जाए, जिससे गन्ने का जमाव अच्छा होगा। श्री प्रकाश यादव का कहना है कि गन्ने के साथ सहफसली खेती भी की जा सकती है। गन्ने में लगने वाली लागत का एक बड़ा हिस्सा सहफसली से किसानों को मिल जाता है, जिससे गन्ने की फसल तैयार करने में किसानों को आर्थिक तौर पर बड़ी मदद मिल जाती है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ में 16 अक्टूबर से 3 दिवसीय कृषि मेले का आयोजन किया जाएगा। कृषि उद्यमिता समृद्ध किसान विषय पर आयोजित मेले में पंजाब, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड समेत कई राज्यों के किसान शामिल होंगे। मेले के जरिए कृषि वैज्ञानिक किसानों को आधुनिक कृषि और नवीनतम तकनीकी जानकारी देंगे। वहीं चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में 24 अक्टूबर को 2 दिवसीय अखिल भारतीय किसान मेला एवं कृषि उद्योग प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। किसान भाइयों और बहनों, आइए रुख करते हैं प्रदेश की मंडियों की ओर और जानते हैं आज के ताज़ा मंडी भाव। सबसे पहले गेहूं की बात करें तो गेहूं का भाव कानपुर में 2660 रुपये प्रति क्विंटल, हापुड़ में 2680 रुपये, झांसी में 2610 रुपये और बाराबंकी में 2650 रुपये प्रति क्विंटल का भाव रहा।
चावल का भाव कानपुर में 3020 रुपये प्रति क्विंटल, हापुड़ में 3360 रुपये, झांसी में 3260 रुपये और बाराबंकी में 3150 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से बिका। आलू सोना चिप्स का भाव कानपुर में 2020 रुपये प्रति क्विंटल, हापुड़ में 2200 रुपये, झांसी में 2215 रुपये और बाराबंकी में 2200 रुपये प्रति क्विंटल का भाव रहा। देसी टमाटर का भाव कानपुर में 5150 रुपये प्रति क्विंटल, हापुड़ में 5460 रुपये प्रति क्विंटल, झांसी में 5490 रुपये और बाराबंकी में 5400 रुपये प्रति क्विंटल का भाव रहा। किसान भाइयों और बहनों, ये थे आज के कृषि समाचार और औसत मंडी भाव। आइए अब जानकारी लें जलवायु, स्मार्ट कृषि, अवसर और चुनौतियों के विषय पर। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू, बेटा पढ़ा करो। पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा, मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो। सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाएं, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान भाइयों नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भाइयों, कहते हैं कि अगर बदलते समय के साथ अगर आप नहीं बदले तो फिर परिस्थितियों का तालमेल बिगड़ जाता है और हम और या आप हों बहुत पीछे रह जाते हैं। अवसर अगर मिल जाए और उसमें चुनौती ना हो तो उसका मज़ा नहीं है। जलवायु स्मार्ट कृषि आज का हमारा विषय है और इसके साथ साथ अवसर और चुनौतियां भी हमने शामिल की हैं, क्योंकि जलवायु स्मार्ट कृषि क्या है ये हमारे और आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। और इसमें तमाम तरह की चुनौतियां भी आएंगी और अवसर भी बड़े अच्छे अच्छे मिलेंगे। तो इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हमारे विशेषज्ञ मौजूद हैं हमारे स्टूडियो में। डॉक्टर आशुतोष कुमार श्रीवास्तव जी, आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं प्लांट फिजियोलॉजी, रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, झांसी, उत्तर प्रदेश से। तो आइए आपको सीधा उनके साथ जोड़ते हैं। सर, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार सर। जलवायु स्मार्ट कृषि पर आज हम बात करने वाले हैं। आधुनिक युग में, बदलते युग में अगर हम स्मार्टनेस की बात करें तो खेती बाड़ी में क्या स्मार्टनेस आई है? स्मार्ट कृषि है क्या? सीधा सा जवाब हमारा। जी बिल्कुल।
देखिए सब कुछ अब स्मार्ट होते जा रहा है, आदमी भी स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहा है, स्मार्ट मोबाइल भी सबके पास आ गया है। तो अब देखा जाए कि जो कृषि हो रही है पारंपरिक कृषि जो पहले कृषि लोग करते हैं, उसके अब हट करके अब एक जलवायु स्मार्ट कृषि, इसको बोलेंगे हम। जलवायु स्मार्ट कृषि इसलिए करने की जो बदलते जलवायु परिवेश में उन्नत कृषि के लिए, मतलब कि उनके जलवायु के बदलते परिवेश में उन्नत कृषि के लिए एक बेहतर प्रणाली को ही हम इसको प्रयोग करें। उसमें किसान भाई अच्छे से उसका उत्पादन भी ले सकें और जो जलवायु अनुकूल है उसको हम उसको एक अच्छे से फसल को दे पाएँ और जो जलवायु का एक स्तर है उसको हम कम कर पाएँ, जो ग्रीन हाउस गैस है उसको हम स्तर को कम कर सकें। तो जलवायु स्मार्ट कृषि या जलवायु कुशल कृषि, इसमें 3 मुख्य आयाम हैं। इसमें की है एक फूड सिक्योरिटी का, कि ज़्यादा से ज़्यादा फसल को उत्पादन ले सकें हम। दूसरा इसमें है कि उस अनुकूल में, जलवायु के अनुकूल में हम खेती करें। और इसका तीसरा आयाम है कि जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, कि जो जलवायु परिवर्तन के कारक हैं, उसको हम कैसे इसको कर सकें। तो इसका एक प्रणाली है कि हमको अपनाना चाहिए कि बदलते परिवेश में कैसे इसको हम बदलते जलवायु परिवेश में हम कृषि को अच्छे से हम कर पाएँ। तो इसको देखते हुए एक फूड और कृषि संगठन ने इसको अपने एक संदेश में कहा था कि जो इस परिवेश में हम लोग जा रहे हैं जहाँ पे कि तापमान का भी स्तर बढ़ते जा रहा है, तो ऐसे हम कृषि को भी इस अनुकूल में ढालें कि जो उनका उत्पादकता भी कम ना हो, उनका प्रोडक्शन भी कम ना हो, साथ ही साथ कृषि के मतलब जिनका जलवायु हो उसके अनुकूल हम खेती करें। आपसी समन्वय जो है वो बना रहे, क्योंकि अगर बिना समन्वय के जो है वो चीज़ें बेकार हो जाएंगी, हमारी उत्पादन क्षमता पर भी उसका असर पड़ेगा। बिल्कुल। जलवायु के साथ चलना ये बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इसका कॉम्बिनेशन हमारे किसान भाई बहन नहीं कर पाते हैं। जलवायु स्मार्ट कृषि की हम बात भी कर रहे हैं, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? सर, आवश्यकता इसलिए पड़ी कि जो जलवायु है वो उसमें परिवर्तन देखने को मिल रहा है ओवर द टाइम। कभी किसी भी सालों से धीरे धीरे उसमें बदलाव आपको हम लोग को दिख रहा है, जो कि उसका मेन जो है कृषि पे प्रभाव पड़ रहा है, बाकी और भी जीव जंतु पड़ रहा है। तो कृषि, भारतीय कृषि का एक जो हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था उसका एक बहुत महत्वपूर्ण एक हिस्सा है और कृषि का उत्पादन इसमें लगातार एक सस्टेनेबिलिटी बने रहे या उसका प्रोडक्शन बने रहे, उसको हम बैलेंस रखने के लिए, उसको बढ़ा करके रखने के लिए हम उसको खेती करने के लिए ये हमको लाए हैं। बट जो जलवायु का जो प्रभाव है कृषि पे, इसमें हम देखेंगे कि ओवर द टाइम पिछले कई वर्षों से जो है तापमान में बढ़ोतरी हो रही है, बिल्कुल ऊपर नीचे हो रहा है। अभी गर्मी की बात करें, अभी जो हमारा पिछले मई में भी देखें तो कितना काफ़ी टेम्परेचर चला गया था, अभी काफ़ी चला गया था। इसके अलावा जो समुद्र का जल स्तर इसमें काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा जो रेनफॉल है, जो वर्षा है, इसमें असामयिक बरसात हो रही है, कभी अत्यधिक वर्षा हो जा रही है, कभी समय वर्षा न होना, तो उसमें फसल को काफ़ी नुकसान भी हो रहा है या हुआ है। तो इस सब को देखते हुए कि जो इनका प्रभाव है, सपोज कि गर्मी काफ़ी बढ़ गया या तापमान ज़्यादा हो गया, तो फसल पे क्या इसका प्रभाव पड़ेगा कि जो फसल 120 दिन में पकने वाली हैं वो क्या करेंगी, फसल जल्दी से पक जाएंगी या उनका ग्रेन दाना भरने का जो समय है, सपोज कि मान लीजिए कि 20 से 30 दिन दाना भरने का समय या 30 से 35 दिन दाना भरने का समय है जो उसमें बाली में लगता है, तो वो गर्मी के वजह से या तापमान बढ़ने की वजह से वो जल्दी से भर जाएंगी। तो जल्दी से भर जाए तो उसमें जो ग्रेन का वेट होता है या वजन होता है वो खालीपन रहेगा, उसमें वो एक पूरा जो वजन होना चाहिए उसमें नहीं जा पाता है, जो स्टार्च हैं या कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो ऐसा है उसमें तो वह ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा, तो उसका जो दाना वो कम रहेगा, बाकी श्वसन दर बढ़ जाएगा। उसमें जो गर्मी से सॉइल है उसमें माइक्रोब्स हैं, सूक्ष्म जीव हैं, वो भी मर जाएंगे, पानी का जो स्तर है वो भी कम हो जाएगा, सॉइल में जो एक मॉइस्चर रहना चाहिए वो भी मेंटेन नहीं हो पाएगा, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी बढ़ जाती है, तो अल्टीमेटली प्लांट उससे अफेक्ट होता है और इसका उत्पादकता पे काफ़ी भारी कमी मिलती है। इस पर जलवायु आधारित हम कृषि की बात जब करते हैं
तो ये कह सकते हैं दूसरी भाषा में कि मौसम आधारित कृषि जी। और समय के साथ चलना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि समन्वय बन नहीं पाता है। खास तौर पर जो 70% आबादी हमारे खेती किसानी की, जो हमारे किसान जो वो गांव में निवास करते हैं, इतनी टेक्नोलॉजी विकसित होने के बाद भी वो स्मार्ट अभी पूरी तरीके से नहीं हो पाए हैं। तो ये कैसे उनके लिए संभव होगा? उसके लिए बहुत सारी तकनीकियाँ हैं जो उसको हम अपना सकते हैं स्मार्ट कृषि के लिए। जैसे कि हम बात करेंगे, इसमें आता है क्रॉप स्मार्ट। क्रॉप स्मार्ट मतलब कि जो फसल है उसमें हम कैसे और चीज़ों को समायोजित कर सकें। जैसे कि पहले लोग कृषि करते हैं तो जो भी गांव में या किसान भाई जहां अपने साथ रखते हैं बीज वगैरह, उसको ही लगा देते हैं। पिछली बार लगाए, अगले साल भी वही लगा दिए, अगले साल भी वही लगा दिए, तो या फिर दूसरे से ले करके लगा दिए। तो उनको इस चीज़ को छोड़ करके जो उन्नत बीज हैं, जो सूखा प्रतिरोध में भी वो अच्छे से उत्पादक दें, या जो गर्मी के बाद भी अच्छे से उसको प्रोडक्शन दें, उसका प्रोडक्टिविटी दें, तो उनको ये जागरूक होना पड़ेगा कि जी हमारे जो उन्नत किस्में हैं, बीज हैं, वो अवेलेबल हैं, चाहे वो कृषि विश्वविद्यालय के माध्यम से उनको आप ले सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं थोड़ा सा आपको रोक रहा हूँ। क्या जो है क्रॉप्स को अगर इस साल हमने जैसे मान लिया सांभा मंसूरी लगवाया, अगर हम धान की बात कर लें जैसे नॉर्मल तरीके से, तो क्या हम जो क्रॉप्स को अपने जो है बदलते रहें साल ब दरअसल? जी बिल्कुल, इसी को हम फसल चक्र बोलते हैं। फसल चक्र बोलते हैं। क्या करना चाहिए कि बिल्कुल लोग धान गेहूँ लगा रहे हैं, उसके अलावा आप उसमें कोई दलहनी फसल लगाइए जिसमें कि उर्वरकता में नाइट्रोजन का बिल्कुल बराबर बना रहे। तो इसमें क्या कि फसल चक्र में कभी धान लिए तो कभी दलहन फसल ले लिए, कभी मक्का ले लिए, तो कभी। इससे क्या बदलाव आता है? इसमें पूरे जो भूमि की संरचना है, भूमि में जो सूक्ष्म जीव हैं या कार्बन्स हैं, नाइट्रोजन्स हैं, तो पोषक तत्व का जो पूरा सम्मेलन है, इनमें बहुत अच्छे से बदलाव आता है। डॉक्टर साहब, जैसे जमीन है हमारी, जैसे जो मिट्टी है, वो तो खैर जो है हमारे फसल को फायदा पहुंचाती है, लेकिन फसल हमारी जब चेंज होती हैं अलग अलग तरीके से, जिसको आप फसल चक्र नाम दे रहे हैं, तो उससे मिट्टी को हमारे या जमीन को जो है क्या फायदा मिलता है? अब देखिए कि दो दलहनी फसलें हैं, जो पल्सेस क्रॉप है, दलहनी फसलें से चना हो गया आपका, अरहर हो गया, उसको लगाएंगे तो क्या होगा, जो फ्री नाइट्रोजन है, जो नाइट्रोजन है, वो उसको फिक्सेशन उसका होता है सॉइल में, रूट में उसका, और वहाँ से इसको मोबिलाइज करता है और उसका जो नाइट्रोजन है वो सॉइल में इकट्ठा होता है। तो इन सब से क्या होता है कि जो भूमि है, जो मिट्टी है, उसमें नाइट्रोजन की मात्रा जो है और अच्छे से हो पाती है। तो इस सब से जो उर्वरक क्षमता है इसका पूरा बरकरार रहता है। इसलिए बार बार एक ही क्रॉप को न लेकर के हम 2-3 क्रॉप को हर साल को चेंज करते रहें, बदलते रहें, जिससे कि भूमि की उर्वरक क्षमता भी बनी रहे और हम फसल को भी ले सकें। और ऐसे भी समय कोई सपोज कि जल्दी वर्षा हो गई या अत्यधिक वर्षा हो गई, तो उस समय में भी हम फसल चक्र को बदलते रहेंगे तो थोड़ा बहुत हमको नुकसान का कम झेलना पड़ेगा। अच्छा, मौसम विभाग के अनुसार भी हमारे किसानों को चलना जरूरी है? बिल्कुल, इसमें क्या है कि मौसम आधारित खेती बोलते हैं इसको। जी बिल्कुल। अब बहुत सारे स्मार्टफोन आगे, स्मार्ट कृषि है तो स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं किसान भाई लोग भी। तो स्मार्ट फ़ोन के साथ भी इसमें मौसम आधारित कुछ ऐप्स हैं जो कि डाउनलोड कर लेना चाहिए, कि किसान मित्र हो गया, इफ्को का भी एप्लीकेशंस हैं, कुछ कृषि विश्वविद्यालय से भी अपने ऐप डेवलप किए हुए हैं, KVK भी कुछ ऐप डेवलप किए हैं। तो अब कुछ ऐप ऐसे हैं जो कि मौसम आधारित भी उनको सूचनाएं देती रहती हैं। तो वर्षा कब होनी है उससे हम पहले जान लें, अनुमानित वर्षा कब होनी है, 1 हफ्ते में होनी है, 10 दिन में होनी है, या कल होनी है, या परसों होनी है, उस हिसाब से उसको हम पानी लगाएं, या उस कितना चेंजेज आ रहे हैं मौसम में, उसके हिसाब से हम उसका खेती करें। तो ये चीज़ें इसको हम मौसम आधारित खेती बोल सकते हैं इसको। अगर हम स्मार्ट गांव की बात करें, स्मार्ट गांव के साथ स्मार्ट कृषि अगर हम करना चाहें तो उसका फॉर्मूला क्या है? स्मार्ट गांव का हम देखें तो स्मार्ट गांव में जो स्मार्ट कृषि की जो प्रणाली है, जैसे कि आपका है स्मार्ट क्रॉप हो गया जी। स्मार्ट क्रॉप में जो हाई यील्डिंग वैरायटीज हैं, जो उन्नत बीज हैं। दूसरा इसमें हो गया कि फसल चक्र में से बार बार लें। इसके अलावा
आपका इसमें सॉइल स्मार्ट हो गया। सॉइल स्मार्ट में कि जो है मल्चिंग करें, उसको मल्चिंग करें, या फिर इसमें ड्रिप ड्रिप या स्प्रिंकलर ड्रिप इसमें करें, इसको बोल सकेंगे जल स्मार्ट बोलेंगे इसको हम, स्प्रिंकलर या स्प्रिंकलर बोलेंगे, या फिर इसको ड्रिप इरिगेशन बोलेंगे कि उसमें जल स्मार्ट आता है। तो इस सब का समायोजित एक पूरा प्रणाली है इस गांव में कि जो इससे गांव, बहुत सारे गांव काफ़ी काम हो रहे हैं अभी। आज भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और जलवायु कृषि संगठन इसको निर्धारित किया हुआ है, और हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र कई गांव उसमें जो है आए हुए हैं इस जलवायु स्मार्ट गांव के रूप में। स्मार्ट कृषि अपनाने के लिए अगर हम चुनौतियों की थोड़ा सा बात कर ले, क्योंकि अवसर आपने बहुत सारे बताए, चुनौतियां क्या क्या हैं? देखिए, इसमें चुनौतियां क्या है कि सब कुछ स्मार्ट होने से लोग स्मार्ट नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि जो हमारे लघु और सीमांत किसान हैं उनको मोबाइल हो सकता है स्मार्ट उनके पास हो, बट जानकारी उनके पास अभी नहीं पहुंच पा रही है। जानकारी इसलिए नहीं पहुंच पा रही कि उनके पास अगर केवीके नहीं होंगे या वो केवीके से जुड़े नहीं होंगे, तो सबसे पहले उनको जुड़ना होगा। चाहे वो व्हाट्सएप ग्रुप केवीके का बना हो, वहाँ से जुड़ें, या खुद जा कर के केवीके से जुड़ें, या किसी भी अप्रोच से वहाँ पे जुड़ें। जब तक जुड़ेंगे नहीं तब तक उनको जानकारी पहुँचेगी नहीं। तो इसमें अभाव है कि जो सीमांत या लघु किसान हैं उनके पास कुछ रिसोर्सेज की कमी भी है, या तकनीकी जानकारी ही नहीं है। तो तकनीकी जानकारी देने के लिए भी उनको बहुत ज़रूरी है, प्रशिक्षण की ज़रूरत है इसमें है जी। किसी विज्ञान केंद्र में जाकर के वहाँ पर प्रशिक्षण प्राप्त करें, या जो कृषि विश्वविद्यालय है वहाँ पर जाके प्रशिक्षण प्राप्त करें, कैसे हम कृषि जलवायु स्मार्ट खेती हम कर सकें जी। तो इसमें बहुत सारी और भी चुनौतियां हैं, जैसे कि इंटरनेट का है, तो बहुत सारे ऐसे जगह इंटरनेट नहीं है तो वहाँ का भी एक प्रॉब्लम आ सकता है। दूसरा है कि सेंसर बेस इसमें है। सेंसर बेस मतलब कि IoT बोलेंगे, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जिसमें कि सेंसर बेस आधारित खेती कितना नमी है, उनकी जानकारी का अभाव होना। इस पर ड्रोन टेक्नोलॉजी इसमें आता है, तो ड्रोन का भी बहुत जगह पहुंच नहीं है, ड्रोन का लागत भी बहुत ज़्यादा है। तो ये सब की चुनौतियाँ काफ़ी हैं किसानों के लिए, जो लघु किसान हैं उनके लिए काफ़ी लघु सीमांत के लिए तो खैर जो है उनके लिए बड़ा चैलेंज है। जैसे कि जीरो टिलेज करना होगा उनको, तो जीरो टिलेज के लिए भी अगर गाँव में जीरो टिलेज नहीं है तो कैसे करेंगे वहाँ पे। तो ये सब के लिए स्प्रिंकलर का है, स्प्रिंकलर का उपलब्धता नहीं है, या ड्रिप इरिगेशन का नहीं है, तो इसमें थोड़ा सा लागत का खर्च आता है। ये सब चुनौतियाँ इसमें जलवायु स्मार्ट कृषि से क्योंकि सरकार हमारी हो चाहे वो हम लोग हों, आमतौर पर ये बहुत हमारे देश में भी मुद्दा चलता रहता है कि आय दोगुनी करनी है। जलवायु स्मार्ट कृषि से आय दोगुनी कैसे हो सकती है? जी, जलवायु स्मार्ट कृषि से आय इसलिए दोगुनी कर सकते हैं कि जलवायु के अनुकूल हम खेती कर रहे हैं। अगर आप जलवायु के प्रतिकूल खेती करेंगे तो आपको नुकसान होगा। तो जलवायु के अनुकूल खेती करने के लिए आप जो प्रणाली है जलवायु स्मार्ट कृषि की वो अपनानी पड़ेगी। जैसे इससे पहले भी मैंने बताया कि जो है जल स्मार्ट। अब जल स्मार्ट में क्या है कि आप ड्रिप इरिगेशन करिए। हाँ, सिंचाई का एक मात्र तरीका लोग जानते हैं। पाइप के द्वारा जो है जल दिया जाता है, और जहाँ पे जल की आवश्यकता होगी वहीं पे जल जाकर के जाएगा। हाँ, मतलब हमारा जल वेस्ट नहीं होगा। तो एक है वो जल स्मार्ट खेती, उसमें आता है स्प्रिंकलर। स्प्रिंकलर के माध्यम से भी जल दे सकते हैं, क्योंकि अराउंड 25 से 30% का या उससे ज़्यादा भी बचत कर सकते हैं। इसके बाद इसमें आता है आपका वेट एंड ड्राई, मतलब कि एक बार फील्ड को जिससे कि धान लगाना है, तो धान में क्या करते हैं, वो पूरा पानी डाल देंगे, उसके बाद पूरा उसको रुपाई करेंगे जी। तो उससे अच्छा है कि आप डायरेक्ट सीडर राइस करिए। डायरेक्ट सीडर DSR में तो क्या करते हैं कि सीधे वो खेत में जुताई न करके ही वो धान को लगा देते हैं। जुताई की कोई आवश्यकता नहीं है DSR सिस्टम में। या फिर श्री विधि से, श्री विधि में क्या है कि जो रुपाई होती है वो उसका नर्सरी बहुत कम दिन के 7 से 12 दिन के अंदर में उसको रुपाई कर देते हैं। तो उसमें क्या है कि जो पानी है वो बराबर वहाँ पे खड़ा रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसे धान है जहाँ पे पारंपरिक खेती हो रही है, जहाँ पानी लगा हुआ है, उसको हम रोक सकते हैं। और पानी जैसे कि दे रहे हैं तो एक बार पानी दिए तो उसको हम कुछ सूखने दें, फिर कुछ अंतराल पर फिर पानी दें, तो उसको हम वेट एंड ड्राई बोलते हैं। एक सूखा हो गया और एक गीला हो गया। हालांकि जो है हमारी घड़ी अभी इशारा कर रही है, तो बहुत बहुत आभार, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी। धन्यवाद। तो किसान भाइयों, आप सभी ने आज जाना कि जलवायु स्मार्ट कृषि क्या होती है और इस
स्मार्ट कृषि के माध्यम से हमारी आय कैसे दोगुनी हो सकती है और हमें कृषि में तमाम तरह के जो आधुनिक युग में फ़ायदे हमें मिलते हैं और मिल सकते हैं, उसका लाभ कैसे ले सकते हैं। आज के अंक में इतना ही, मिलेंगे फिर से अगले अंक में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए दीजिए अनुमति, नमस्कार।